बंटवारे के विरोध में जो प्रतिनिधि स्वर थे, उनकी संख्या निसंदेह रूप से उन लोगों से लाख गुना अधिक थी, जो देश को बांटने की बात कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि जो लोग देश को बांटने के पक्ष में थे, वे नगण्य से नगण्यतम होने के बावजूद अधिक सामर्थ्य से संपन्न थे। उनके पास ना सिर्फ नेतृत्व था, बल्कि उस नेतृत्व के माध्यम से लोगों का नियंत्रण भी था। इसके विपरीत जो लोग बंटवारे के विरोध के प्रतिनिधि स्वर थे, वे साधनहीन थे। उनके पास अगर नेतृत्व था तो सीमित था, और नियंत्रण तो था ही नहीं, क्योंकि वे अलग अलग क्षेत्रों में इतने बिखरे हुए थे कि उनका सामूहिक प्रतिनिधि स्वर इन लोगों के कानों तक कभी पहुंच नहीं पाया, और अगर पहुंचा भी तो इन लोगों ने उन्हें असमर्थवान मान करके पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। नहीं तो नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा जैसे प्रतिनिधि स्वरों ने अपने छोटे स्तर पर ही सही देश के बंटवारे को एक ऐसा खतरनाक अपराध, एक ऐसा राष्ट्रद्रोह माना जिसके लिए उन्होंने, जिसके विरोध में उन्होंने अपने जीवन को झोंक दिया। 22 जुलाई 1944 की घटना को मैं नाथूराम गोडसे एक नायक की कहानी की जो वर्तमान श्रृंखला जारी है उसके पहले की कड़ियों में मैंने डिस्कस किया है। और आज मैं थोड़ा रेफरेंस दे दूं कि 22 जुलाई 1944 को जब नारायण आप्टे महाराष्ट्र के पंचगनी में जाकर के गांधी का विरोध करते हैं, यह कहते हुए कि तुम जो हो जिन्ना के पहले अधिक कूद रहे हो देश को बांटने के लिए। क्योंकि उस समय उनका स्वर थोड़ा मुखर इस कारण से भी हो गया था क्योंकि उन्होंने 28 मार्च 1944 को अग्रणी नामक समाचार पत्र के माध्यम से एक हिंदू राष्ट्र के स्वर को उन लोगों ने पूरे देश में मुखरता देनी शुरू कर दी थी। इस प्रकार से आने वाले समय में देश के बंटवारे के खतरे को भांप करके नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे अग्रणी के माध्यम से, जो 1946 के मध्य में कांग्रेसी सरकार के द्वारा दबाए जाने और उस प्रताड़ित किए जाने के परिणाम स्वरूप बंद करना पड़ गया, और जिस दिन उसे बंद किया गया उसी के दूसरे दिन यानी दूसरी सुबह उन्होंने उसी तेवर को, उसी क्लेवर को हिंदू राष्ट्र के माध्यम से जारी रखा था। इस प्रकार से नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे देश के बंटवारे का विरोध करते रहे थे, लेकिन उनके पास साधन की इतनी कमी थी कि वे बंटवारे को तो रोक नहीं सकते थे, लेकिन बंटवारा किसी विधि रुक जाए इसके जतन में वे दिन रात लगे रहते थे। मित्रों, स्वागत है आपका नाथूराम गोडसे एक नायक की कहानी श्रृंखला की इस 7वीं कड़ी में। मैं हूं शिवचरण सिंह, और आज हम एक ऐसे मकाम पे नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा की कहानी को पाएंगे, जहां वे अभी तक बंटवारे और बंटवारे से जनित जो बीमारियां हैं उसकी चर्चा करते करते अचानक से उनके निर्णय में कहां से परिवर्तन होता है वहां तक पहुंचेंगे। तो जैसा कि हमने पहले की कड़ियों में भी डिस्कस किया है कि नारायण आप्टे ने नाथूराम गोडसे के साथ मिल करके जो अखबार निकालना शुरू किया था, उस अखबार का जो बौद्धिक पक्ष था, ऐसे तो हर चीज को दोनों मिलकर तय करते थे, लेकिन बौद्धिक लेखन पक्ष को नाथूराम गोडसे ने संभाला, और बाकी के जितने भी व्यवहारिक काम थे एक मैनेजर के रूप में, एक प्रबंधक के रूप में नारायण आप्टे ने संभाला। नारायण आप्टे सिर्फ अखबार के प्रबंधन तक ही सीमित नहीं रखते थे अपने आप को। जहां कहीं भी, जब कभी भी जरूरत पड़ती थी, तो शारीरिक रूप से जो कार्यक्रम हो सकता था, कहीं जा करके किसी तरह की कोई व्यवस्था करके, उस पूरे फिराक में लगे रहने वाले व्यक्ति का नाम था नारायण दत्तात्रेय आप्टे। नारायण दत्तात्रेय आप्टे सेकेंड वर्ल्ड वार में, यानी 1944 के पहले ही, चूंकि वो एक बहुत मेधावी व्यक्ति थे, पहले नाथूराम गोडसे की श्रृंखला में जो
आपटे वाला जो एपिसोड है उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे वो अहमदनगर में पढ़ाते रहे और फिर बाद में उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया और एयरफोर्स से में उनकी परमानेंट नौकरी भी हो गई थी, उसे छोड़ ठुकरा दिया। फिर बाद में वे ना तो पढ़ाते रहे और ना ही किसी और नौकरी को की, बल्कि ये पूरी तरह से अखबार में डिवोट हो गए, अपने आप को डिवोट कर दिया। एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट ऑफिसर रहने के क्रम में नारायण आप्टे ने जो अनुभव किए थे, उन अनुभवों के आधार पर इनका मानना था कि हम बंटवारे को राजनीतिक रूप से तो रोक नहीं सकते। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम जाएं और दिल्ली में जाकर के प्रोटेस्ट करें और कहें कि नहीं बंटवारा नहीं होना चाहिए, कोई मान लेगा। तो फिर इसका विकल्प क्या है? तो इसका विकल्प है कि गांधी बंटवारे के पक्ष में है, नेहरू बंटवारे के पक्ष में है और कांग्रेस के बाकी लोग भी इसके पक्ष में हैं। तो ये तो जो भी हो, कम से कम ये बंटवारा चाहते हैं, बंटवारा करके देश को काट के उसके साथ नहीं जाना चाहते। तो जो इस देश को काट करके अलग ले जाना चाहता है, यदि हम उन्हीं को खत्म कर दें तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी के तर्ज पर बंटवारा होगा नहीं। इस तरह की योजना को अंजाम देने के लिए नारायण आप्टे, जो अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि से बहुत पीड़ित थे, कहने का मतलब उनकी शादी हो चुकी थी, उनका एक बच्चा मानसिक रूप से विक्षिप्त और उसकी बीमारी दिन पर दिन बढ़ती थी, घर में सबसे बड़ा होने के नाते बाकी सारे भाई बहनों और पूरे परिवार का बोझ और उन सब चीज़ों में उलझे रहने के साथ जब तक घर में रहते उस चिंता में रहते, लेकिन जैसे ही घर से निकल जाते फिर उनके मन में सिर्फ एक चिंता होती कि कैसे इस आसन्न संकट से देश को बचाया जाए। इस क्रम में पूना में दिगंबर भट्ट के नाम के व्यापारी के साथ तो उनका नियमित एक तरह से कह लें कि इंटरैक्शन था कि बम, गोला बारूद, डायनामाइट, इन सारी चीज़ों की वो चर्चा होती रहती थी। लेकिन इनका उद्देश्य क्या था? उस समय जिस समय की बंटवारे की चर्चा अपने पीक पर थी, तो इनके मन में दो ही बात थी कि जिन्ना जब अपने सारे लोगों के साथ दिल्ली में कहीं बैठे, एक संविधान जो पाकिस्तान की संविधान सभा के नाम पर बैठे, उसी वक्त वहाँ जा कर के जिन्ना और उसके साथियों को उड़ा दिया जाए। उसमें सैकड़ों हथगोले लगते हों तो लगें, मशीन गन लगते हों तो लगें, स्टेन गन लगते हों तो लगें, लेकिन इतना बड़ा स्वप्न देखने वाला व्यक्ति, साधन के मामले में सिर्फ एक तो अग्रणी को चलाना, अग्रणी पे कांग्रेसी सरकार, इसी कांग्रेसी सरकार, इसी गांधी नेहरू की सरकार जो बॉम्बे में थी, इतना प्रतिबंध लगाती थी, इतना दबाती थी कि जमानत देते देते थक गए और जमानत देने की एक पराकाष्ठा तय हुई कि एक बार जमानत देने के बाद भी जब इस अखबार को कांग्रेसी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया तो इन लोगों ने दूसरे ही दिन से अग्रणी को हिंदू राष्ट्र के नाम से निकालना शुरू कर दिया। हिंदू राष्ट्र पर भी जमानत की राशि लगा दी, उसे भी दे दिया, निकालते रहे। कहने का मतलब इनकी जिद थी कि नहीं, हम राष्ट्र राष्ट्र की आवाज़ यानी हिंदू राष्ट्र, और हिंदू जो है पर्यायवाची शब्द है, राष्ट्र की आवाज़ को नहीं दबने देंगे। ये सारी प्रक्रियाएं अपने आप में जारी थी और इस बीच में नारायण आप्टे बार बार अपने उस सपने को देखते थे कि इन पाकिस्तानियों को यहाँ से नहीं जाने देना है जिंदा बच करके। लेकिन व्यवस्था करने के नाम पर, बस अखबार के नाम पर जो लोग सहायता करते थे, जो लोग थोड़े बहुत राष्ट्र की चिंता में सहमति रखते थे, उनसे कुछ धन मिलता था और फिर धीरे धीरे करके जब विष्णु करकरे संपर्क में आ गए तो विष्णु करकरे, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे, इन लोगों ने मिल करके फिर इस तरह से बम गोले वगैरह की व्यवस्था की। और उद्देश्य था, पहले तो एक एक्सपेरिमेंटल उद्देश्य था कि भाई जो एक्सपेरिमेंटल नहीं कहना चाहिए इसे, बेसिकली कहना चाहिए कि वहाँ पर एकदम एसेंशियल हो एक आवश्यकता थी कि भाई वहाँ हैदराबाद में जो हिंदुओं के ऊपर जो रजाकारों ने, कासिम रिजवी के जो रजाकार थे, उन लोगों ने जो अत्याचार मचा रखा था, उसके प्रतिरोध में कम से कम हिंदुओं के हाथों में हथियार मिले और समय समय पर ये लोग पूना और अहमदनगर से जा करके हैदराबाद के निजाम वाले इलाके में हमला करें, कम से कम वहाँ की चुंगियों पर हमला करके वहाँ से धनराशि लूट ले और एक संदेश दे दें कि देखो तुम इस तरह से हिंदुओं को सताओगे तो हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। कासिम रिजवी और उसके जितने भी मुस्टंडे थे, उन सबों को मारने की योजना इस तरह से बनाते रहते थे और उसमें छुटपुट उस तरह के अभियान भी चलते थे, वो बहुत लंबे समय से चलते रहते। लेकिन नारायण आप्टे का जो मूल अभियान था
वो मूल अभियान था दिल्ली में जाकर के जिन्ना और उसकी कंपनी को खत्म कर देना। इसके लिए नारायण आप्टे जब भी बंबई जाते तो वहां पर एक परिवार था, दीक्षित परिवार। दीक्षित परिवार में दो भाई थे, छोटे भाई छोटे दीक्षित जी और बड़े वाले दादा दीक्षित जी। वे लोग पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के निष्ठावान हिंदू थे, जो अपने एक बृहद बृहद संप्रदाय को वैष्णव मार्ग पर चलाने का एक मार्गदर्शन करते थे। लेकिन उनकी पीड़ा, कहने का मतलब वो सामाजिक जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को वो चलाते तो थे, लेकिन मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा थी, राष्ट्र की पीड़ा, कि भाई राष्ट्र स्वस्थ रहेगा तभी तो हम इस तरह से अपने जो हमारा मूल जो कर्तव्य है धार्मिक उसका निर्वहन कर सकते हैं। इस नाते वे लोग हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि कोई तो आगे आए और इस इन इन काड़ खोजों को ठीक ठाक करे। तो नारायण आप्टे उनसे मिलते और कई कई बार आर्थिक सहायता लेते, कई बार मिलते, लेकिन वो अपने स्वप्निल बातों से जो दादा दीक्षित थे उनको कन्विंस करना चाहते, हालांकि वो कन्विंस नहीं हो पाते। नारायण आप्टे का कहना था कि हम लोग जिन्ना एंड कंपनी को मोर्टार से उड़ा देंगे, फ्लेम थ्रोअर से उड़ा देंगे, हथगोले से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इस तरह से वो बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन उद्देश्य होता कि इस तरह से करके समाज के जो बड़े लोग हैं, जिनके पास धन की संपन्नता है, वो इनकी सहायता करें। सहायता तो करते, लेकिन उन्हें संदेह रहता कि नारायण आप्टे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कहीं ये संभव है कि नहीं है, इसकी जांच भी तो करनी चाहिए। लेकिन नारायण आप्टे अपने धुन के पक्के व्यक्ति थे। एक बार हालांकि वे लोग दिगंबर बड़के से लेन देन करते, लेकिन दिगंबर बड़के को वे भरोसे का आदमी नहीं मानते, जो कि बाद में तय भी हो गया, क्योंकि गांधी वध के पूरे एपिसोड में दिगंबर बड़के सरकारी गवाह बन गया और उसने इन सबों के खिलाफ गवाही दी। सिर्फ इन सबों के खिलाफ ही नहीं, उसने सावरकर का भी नाम फंसा दिया, वीर सावरकर का। जो भी हो, एक बार की बात है कि नारायण आप्टे नाथूराम गोडसे उससे मिले दिगंबर बड़के से और कहा कि चलो भाई एक स्टेनगन की व्यवस्था कराओ, चूंकि पैसे तो मिल रहे थे, पूना में भी हिंदू समाज उनको सहायता कर रहा था, अखबार की भी आमदनी अच्छी होने लगी थी, तो सहायता तो मिल रहा था। तो पहले इनको लगा कि बड़के सिर्फ हाँकता है, लेकिन वो हाँकता नहीं था, वाकई में वो हथियारों का बढ़िया कारोबारी था। सारे हथियार वो अपने दुकान में सामने कभी नहीं रखता था, हर हथियार को अलग अलग लोकेशंस पे वो जमीन के भीतर में गाड़ के रखता था, जिसकी जानकारी या तो उसे होती या फिर उसके एक नौकर शंकर किस्टैया को होती। शंकर किस्टैया भी एक बहुत बड़ा किरदार था गांधी वध में, जो गोडसे दल में शामिल होकर के दिल्ली गया था। उसे ये पता ही नहीं था कि ये राजनीति क्या है, क्योंकि वो एक तो तेलुगु स्पीकिंग था, शोलापुर का जन्मा एक लड़का था जिसे कुछ पता नहीं था कि क्या करना। वो दिगंबर बड़के का नौकर था और दिगंबर बड़के उसे जो कहता था वही वो करता था, क्योंकि सिर्फ उसी की भाषा वो समझता था। तो दिगंबर बड़के और शंकर किस्टैया को ही पता था, जैसे कोई ग्राहक आता और जब दिगंबर बड़के को लगता कि वो कोई पुलिस का आदमी नहीं है बल्कि वो जेन्युइनली हथियारों की डिमांड कर रहा है, तो दिगंबर बड़के अपने नौकर शंकर किस्टैया से कहता कि तुम पिछवाड़े के फलाने जगह पे जाओ और वहाँ से वो हथियार ले आओ, फिर पिछवाड़े घर के इस जगह पे जाओ, उस जगह से वो सामान ले आओ। और इस तरह से वो सामान नहीं कहता, वो माल कहता, वो माल ले आओ, ये माल ले आओ। और इस तरह से दिगंबर बड़की का व्यापार बहुत फैला हुआ था। वो अहमदनगर से लेके बम्बई और पूना, हर जगह उसके लोग थे, हर जगह से उसके माल आने जाने की। और वो भेष, मैं उसके बारे में बाद में जो बातें होंगी उससे मैं इसी एपिसोड में सम्मिलित कर लेता हूँ। दिगंबर बड़के भेष बदलने में बहुत बहुत माहिर था, वो दाढ़ी बढ़ा लेता था। आप जितने भी फोटो देखते हैं नाथूराम गोडसे के कोर्ट सीन्स में, वीडियो और फोटो जो आज भी उपलब्ध हैं, उन सबों में जो दाढ़ी वाला आदमी है वही है दिगंबर बड़के। दिगंबर बड़ के भेष बदलने में बहुत माहिर था, कभी वो किसी तरह का भेष बदल लेता, कभी वो किसी तरह का भेष बदल लेता। हालांकि लोग उसे पहचान लेते, लेकिन उसके मन में एक बात थी कि मैं इस तरह से भेष बदल करके लोगों को चकमा दे करके अपने माल को इधर से उधर कर सकता हूँ। तो एक बार नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे इसके साथ गए, तो दिगंबर बड़के से कहा कि तुम क्या हमें स्टेनगन दिलवा सकते हो। और उसकी भी एक तैयारी इसलिए करनी पड़ी थी क्योंकि जब वो दादा दीक्षित जी से मिले थे मुंबई में जाकर के नारायण आप्टे, तो उनका कहना था कि भाई तुम्हें जो काल्पनिक बातें करते हो, मोर्टार, फ्लेम थ्रोअर, कम से कम जो रियलिटी वाली बातें हैं, बम, पिस्टल, हथगोले, इनकी व्यवस्था करो, स्टेनगन वगैरह टाइप की जो चीज़ें प्रैक्टिकली वो काम आ सकती हैं। इस सिलसिले में दिगंबर बड़के को लेकर के नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे कहीं जब वो मिलते हैं तो बड़के कहता हाँ एकदम आराम से दिलवा सकता हूँ। और फिर 1200 रुपये में लगभग 1200 या इसी आसपास कुछ पैसे की बात हुई थी कि उतने में हम आपको स्टेटमेंट दिलवा देंगे, और वाकई उसने दिलवा दी।
वो इन लोगों को लेकर के घुमाता रहा। हालाँकि वो स्टेन गन बाद में ये लोग लेके कहीं चले नहीं थे, लेकिन ये लोग जानना चाह रहे थे कि क्या बडगे उन्हें दिलवा सकता है कि नहीं, तो दिलवा दिया उसने। वो उनको मोटरसाइकिल पे लेके गया और वो जो यरवदा जेल के आगे पीछे से घूमता फिरता हुआ कोई एक सिख था, गुरदयाल सिंह, उसको लिया और फिर एक अलग डेस्टिनेशन पे गया। वहाँ से उसने, कहने का मतलब उसके जो फ़िल्मी तरीके थे उस तरीके से गया। उसने जब स्टेनगन इन लोग के सामने ला कर के रख दिया तो ये लोग बहुत चौंके रह गए, अरे! ये बडके तो बड़ा काम का आदमी है। और उन्हें विश्वास था कि आज नहीं तो कल जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो बडके इसमें काम आएगा। इस बीच में ये सारी प्रक्रियाओं में धन संग्रह करना, हथियार संग्रह करना चल रहा था। और ये सब करते 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 बंटवारे की तारीख भी आ गई, बंटवारा भी हो गया। अब सवाल ये था कि इनकी वो योजना तो अब हो नहीं सकती थी कि भाई अब जिन्ना को एक साथ मारा जाए। तो भविष्य में कभी कोई एक ऐसी संभावना बन सकती है जबकि हम लोग इन देश के दुश्मनों को ख़त्म कर सकते हैं, या फिर ये जो इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं उनके खिलाफ कोई अभियान चलाना होगा। इस नाते हथियार संग्रह का अभियान इन लोगों ने छोड़ा नहीं, वो जारी रहता था। जारी इस कदर था कि 9, 10, 11 जनवरी तक इस अभियान में कहीं कोई कमी नहीं आई थी। अब सवाल है कि इस बीच में अखबार भी चल रहा था, हिंदू राष्ट्र की बातें भी हो रही थी, देशद्रोहियों के खिलाफ तमाम चीज़ों को उजागर भी किया जा रहा था, और हिंदुओं के साथ जो नरसंहार की घटनाएं घट रही थी बांग्लादेश और पाकिस्तान के क्षेत्रों में, उसका फुल रिपोर्ट भी ये लोग छाप रहे थे अपने अखबार में जन जागरण के उद्देश्य से। और साथ साथ ये जो गोपनीय कार्यक्रम था हथियारों वाला, वो भी चल रहा था। इस बीच में इसके ठीक पिछले एपिसोड में मैंने जो चर्चा की थी मदन लाल पाहवा वाले में, कि जब अहमदनगर की पुलिस हाथ धो कर के पीछे पड़ गई मदन लाल पाहवा और विष्णु करकरे के, तब इन लोगों ने 9 जनवरी 1948 को अहमदनगर छोड़ दिया। या तो इनको जानकारी हो गई थी कि पुलिस इन्हें पकड़ने वाली है, लेकिन सबसे इनके साथ निराशाजनक बात ये थी कि जो बहुत बड़ा हथियारों का एक संग्रह मदन लाल पाहवा अपने साथ बम्बई से लेता गया था, जहाँ पे वो काम करता था, मेसर्स वासेन पुष्प सेन फैक्ट्री में, जो बंद हो गई थी, जिस पे छापा पड़ा था। पिछले एपिसोड में मैंने उसके बारे में चर्चा की थी। तो इनका वो माल पुलिस उड़ा ले गई थी, और तब से पुलिस इनके खिलाफ लगी हुई थी और इनके खिलाफ वारंट जारी करने वाली, तब तक ये लोग वहाँ से भाग आए। 9 जनवरी को जब ये लोग पूना पहुँचे तो इनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वो हथियार का खेप तो चला गया, अब हमको फिर से हथियार जुटाना होगा। और इसके लिए क्या करना होगा भाई? तो सबसे पहले दिगंबर बड़के से मिलना होगा। जब ये लोग दिगंबर बड़के से मिलने गए, तो दिगंबर बड़के ने इन्हें डायनामाइट दिखाया, हथगोले दिखाए, कारतूस दिखाए। ये लोग बहुत खुश हुए, लेकिन पैसे का इंतजाम कौन करेगा? स्वाभाविक है कि पैसे का इंतजाम तो नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को ही करना था, क्योंकि इनका डेस्टिनेशन यहीं तक नहीं रुकता था। इनको पूना से होते हुए मुंबई जाना था, लेकिन ये अहमदनगर से पूना आ गए थे, और अभी उनकी जो बम्बई वाली गाड़ी थी वो आधी रात के आसपास पूना से बम्बई जाने वाली थी। समय काफ़ी था, तो ये लोग चले दिगंबर बड़के के पास। सारा हथियार हथियार देखने के बाद ये लोग चले आते हैं नाथूराम गोडसे के पास। और फिर ये चारों, आप्टे, गोडसे, करकरे और पाहवा, ये लोग मिलके बातचीत करते हैं कि भविष्य में कैसे क्या करें। क्योंकि अब वो प्रश्न तो था नहीं कि बंटवारा कैसे रोकें, क्योंकि ये सारे प्रश्न ये लोग डिस्कस करते थे। लेकिन अभी इनका था कि कोई ना कोई सशस्त्र अभियान करना है। तो इन लोगों ने कहा कि देखो, देखिए, हम लोग तो दिगंबर बड़के से बात करके हथियार देख लिए हैं, और मेरे कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स अभी भी, चूँकि मदन लाल पाहवा शरणार्थी के रूप में जब बम्बई आया था तो चेंबूर के शरणार्थी शिविर में ठहरा था, जहाँ बहुत सारे शरणार्थियों के बहुत ऐसे गोपनीय हथियार के फैक्ट्रियों से संपर्क थे। तो इनका कहना था कि हम अभी बम्बई जाते हैं, और जा कर के वहाँ पर अपने पुराने कॉन्टैक्ट से और अधिक कुछ हथियार कैसे मिल सकते हैं, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। नारायण आप्टे उन्हें आश्वस्त करते हैं कि ठीक है, तुम लोग एक काम करो, जाओ। और नारायण आप्टे को पता था कि बम्बई में आ, इनसे, विष्णु करकरे से कहाँ संपर्क करना है। और इस बीच में एक और घटना घटती है। मदन लाल पाहवा के जो परिवार के लोग थे वो दिल्ली पंजाब के इलाके में रहते थे, दिल्ली में कुछ लोग रहते थे। तो इसके चाचा ने मदन लाल पाहवा की शादी के लिए कुछ चर्चा चला रखी थी कि तुम्हारी शादी करेंगे। तो ये बोला कि बम्बई तक साथ चलते हैं हथियारों की व्यवस्था करके, और फिर मैं वहाँ से दिल्ली निकल जाऊँगा। ऐसी कुछ योजना लेके वो चला था। और बाद में जैसा कि इन लोगों ने अपने बयान में बताया, और उस समय बताने में कुछ छुपाने की बात नहीं थी, 9 जनवरी की रात को जब ये लोग चारों बैठे थे
पूना में, ऐसी कोई चर्चा नहीं थी कि गांधी को मारना है। गांधी दूर-दूर तक कहीं आमने-सामने नहीं था। क्योंकि अब इनका क्योंकि गांधी ने तो बँटवारा करवा दिया था, तो अब कोई गांधी का कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि गांधी को मारना है। अब तो यही था कि जो ट्रेन से अलग-अलग समय पे हथियार, सामान, पैसे जो पाकिस्तान जाने वाले थे, उन पे हमला करके उस उन सामानों को लूट लेना है, उन पैसों को लूट लेना है, उन हथियारों को लूट लेना है, जिससे कि पाकिस्तान जो हमारा अब एक देश अलग नहीं हुआ है, एक वो शत्रु देश बन चुका है, उससे कम से कम उसकी ताकत को कम कर सकें। और ये जो गांधी एंड कंपनी का जो प्लान है कि अपने ही दुश्मन को मजबूत करना, उसे रोक सके, इस नाते ये लोग तमाम उस तरह के उपक्रम करना चाहते थे। और उसी अभियान के तहत हथियार संग्रह बहुत जरूरी काम था। तय होता है कि विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा बम्बई जाएंगे, और ये लोग जब वहाँ किसी तरह का कोई और डेवलपमेंट हो जाएगा तो पीछे से नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे भी आ जाएंगे। तो रात को बातचीत होती है 9 जनवरी को। ये लोग फिर वहाँ से रात में निकलते हैं, 10 जनवरी को वहाँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ वो दिन भर वो चेंबूर के इलाके में जो शरणार्थियों के साथ घूम फिर करके और बातें करनी थी। लेकिन जैसा नारायण आप्टे का एक प्रेम प्रसंग था मनोरमा साल्वी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, तो उसके रिलेशंस एकदम वो नितांत पारिवारिक थे, और बच्चे के विषिप्त हो जाने के बाद से तो वो एक बहुत ही औपचारिक से रह गए थे। लेकिन लगभग वो एक प्रेमिका नहीं, बल्कि प्रेमिका से भी आगे बहुत चलकर प्रेमिका और पत्नी से भी आगे जाकर के एक रिलेशन था नारायण आप्टे का मनोरमा साल्वी की तरह। जब भी वो बम्बई जाता तो वो होटल बुक करता तो उसे वहाँ बुला ही लेता, वो लोग साथ में ही रहते। इसी प्रकार से मदन लाल पाहवा का एक प्रेम प्रसंग था शेवंती नाम की लड़की से। हालांकि इसके चाचा ने इसकी शादी के लिए इसे दिल्ली बुलाया था, लेकिन फिर भी उससे वो प्रेम प्रसंग जारी रखता था, चिट्ठियों का आदान प्रदान, शेर व शायरी, गाने वाने लिखते थे। तो इसका कहना था कि हम बम्बई चलते हैं, बाकी सारे काम करेंगे, और फिर वहाँ से हम लोग जो है, मैं कुछ दिन रहने के बाद मैं फिर वहाँ से दिल्ली निकल जाऊँगा। ये पहले के से तयशुदा कार्यक्रम था मदन लाल पाहवा का। तो इस सिलसिले में वो लोग वहाँ ठहरते हैं और बाकी सारी व्यवस्थाएं होती रहती हैं। अब सवाल ये है कि इस बीच में 10 जनवरी बीता, 11 बीता, और सब कुछ ऐसे ही चलता रहा कि ये लोग और नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे के मन में सिर्फ इतनी बात थी कि हम जब बम्बई जाएंगे तो अ, विष्णु करकरे से मिल करके हथियारों का क्या स्टेटस है इसको पता कर लेंगे। और इस नाते ये लोग अपना जो बाकी का कार्यक्रम था पूना में वो करते रहते हैं। और ऐसा करते रहने के क्रम में ही सब कुछ अचानक से बदल जाता है। यानी अभी तक इनका जो अभियान था हथियार संग्रह करना और हिंदू राष्ट्र के शत्रुओं का सफाया करना, पाकिस्तान जाने वाले ट्रेनों में जो सामान इत्यादि जा रहे हैं उन्हें रोकना, सब कुछ करना, उन सबों से इतर अचानक से इनका उद्देश्य एकदम शार्पली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है कहीं और उसका कारण बनता है एक व्यक्ति जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। और वो कैसे होता है? गांधी के द्वारा पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाने के पक्ष में आमरण अनशन की घोषणा से। अब तक सारा का सारा फोकस नाथूराम गोडसे का था कि किसी तरह से पाकिस्तान को दुर्बल करके उस दिन को देखना जब हम फिर से भारत में इनका विलय करा देंगे, यानी पाकिस्तान बंटवारे को निरस्त कर देंगे। लेकिन जैसे ही गांधी ने कहा कि मैं पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए आमरण अनशन करने जा रहा हूं, वो तो हम डिस्कस पहले भी किए हैं और आगे भी इस एपिसोड में करेंगे कि गांधी ने आखिर ये 55 करोड़ का माजरा आखिर रखा क्यों, और फिर क्या क्या घटनाएं घटती हैं। उसी दिन उसी समय नाथूराम गोडसे ने तय कर लिया कि नहीं, अब कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा, और वो होगा गांधी को राजनीति भारतीय राजनीति आकाश से भारत से पूरी तरह से निकाल बाहर फेंकना। और उसे तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक उसे इस दुनिया से नहीं निकाला जाता, और निकालने का मतलब उससे जब तक उसका वध नहीं किया जा सकता। और उसी समय जब वो टेलीप्रिंटर पर दोपहर में उस समय जब वो न्यूज आता है, तब नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे तय कर लेते हैं कि अब हमें किस दिशा में जाना है। जब यह तय हो गया कि करना क्या है,
तब एक तारीख भी निश्चित करनी थी और नाथूराम गोडसे और आप्टे ने मिल करके एक तारीख भी निश्चित कर दी, 20 जनवरी 1948। उस दिन गांधी को हमेशा-हमेशा के लिए भारत के किसी भी मंच से हटा देना है, जहां से वो भारत के किसी दैनंदिन कार्यक्रम में हस्तक्षेप कर सकता हो। और अब सवाल था कि कैसे करना है? और फिर उसके बाद जब उन्होंने 12 तारीख की रात-रात तक 20 तारीख का डेट तय कर लिया, तो अब उनके पास एकदम समय नहीं था कि एकदम आराम से योजना बनाएँ। हर चीज़ को जितनी जल्दी एग्ज़ीक्यूट किया जा सके, उतनी जल्दी एग्ज़ीक्यूट करना था। और यही कारण था कि उन्हें अब अभी तक यह भी नहीं पता था कि इस कार्यक्रम में कौन-कौन से लोग इसके साथ जाएँगे। टीम में सिर्फ़ उस समय, उस दिन, उस रात को 2 ही लोग थे। यानी नाथूराम गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे। और कैसे-कैसे, कौन-कौन से लोग इसमें शामिल होंगे, इसकी कोई चर्चा अभी तक नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। बस एक चीज़ तय था कि गांधी को मारना है और वह भी 20 जनवरी को। और इसके सिवा इन लोगों ने कुछ सोचा नहीं, बस इतना था कि मारने में हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए दिगंबर बड़के है और हथियारों की जानकारी रखने वाला मदन लाल पाहवा है और इसमें विष्णु करकर और मदन लाल पाहवा की मदद ली जाएगी। लेकिन अब सवाल ये था कि इसमें सबसे पहले कौन-कौन से काम करने हैं। नाथूराम गोडसे ने 13 जनवरी 1948 को, अभी 2 दिन पहले, यानी 12 जनवरी को जब ये लोग ये सारा ये तय कर लेते हैं, उसके 2 ही दिन पहले 9 जनवरी की रात को विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा के साथ जो भारत में और अभियान चलाए जाने हैं, उसको लेकर के हथियारों के संग्रह करने की योजना बन रही थी। उस सिलसिले में पाहवा और करकरे बंबई पहुंच चुके थे और अपना काम बदस्तूर कर रहे थे। लेकिन जब इन लोगों ने तय किया कि गांधी को मारना है, तब नाथूराम गोडसे के मन में यह संकल्प इतना दृढ़ था कि 13 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने सबसे पहला कार्यक्रम ये किया कि उन्होंने जो अपनी बीमा करवा रखी थी, अपने जीवन बीमा करवा रखी थी, वो जो 2 अलग-अलग जीवन बीमा की राशियाँ थी, 3000 और 2000, सबसे पहले वो बीमा कंपनी के ऑफ़िस में जा कर के, संभवतः कोई ओरिएंटल कंपनी थी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नाथूराम गोडसे ने ₹3000 की जो रकम थी, वो गोपाल गोडसे की पत्नी सिंधु गोडसे के नाम नॉमिनेट कर दिया और एक दूसरी जो बीमा थी ₹2000 की, उसे गोडसे ने नारायण आप्टे की पत्नी चंपा को नॉमिनेट कर दिया। सवाल ये था कि नारायण आप्टे के नाम और गोपाल गोडसे के नाम क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी तक भले ही वे लोग इस दल में शामिल नहीं थे, इस अभियान में शामिल नहीं थे, लेकिन नाथूराम गोडसे का इंट्यूशन इतना तगड़ा था, उसका संकल्प इतना तगड़ा था कि भले ही अभी तक कोई योजना ना बनी हो, सिवाय इसके कि गांधी को मारना है और 20 जनवरी को मारना है, नाथूराम गोडसे के मन में सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर किस्म का लग रहा था। इसीलिए उसने अपने सबसे पहले अपनी बीमा की राशि का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और वह भी गोपाल गोडसे की पत्नी सिंधु को। गोपाल गोडसे से बहुत प्यार करता था, अपने छोटे भाई से, और नारायण आप्टे की पत्नी को, क्योंकि उन नाथूराम गोडसे को ये पूरा भरोसा था कि अब हम जब ये सब गांधी को मारने के बाद हमारा जीवन ऐसा रह नहीं जाएगा, हम पता नहीं जीवित बचेंगे या नहीं बचेंगे। हालांकि जब इन लोगों ने बाकी लोगों से मिल करके जब ये योजना और अधिक बृहद पैमाने पे बनानी शुरू की, तो इस तरह का भी इन लोगों ने इन लोगों के बीच में चर्चा थी कि जब हम गांधी को मार करके लौटेंगे, तो पूरा देश हमारा स्वागत करेगा। स्वागत तो किया था, उस समय किया था कुछ लोगों ने, कम से कम कोर्ट रूम में जो हिंदू बैठे थे, और जब तक ये लोग जेल में थे, जिस जेल में जहाँ-जहाँ भी इन लोगों को ले जाया गया, पूछताछ के क्रम में, फिर फांसी देने के क्रम में, वहाँ-वहाँ पर लोगों का हुजूम इनके समर्थन में दौड़ पड़ता था। लेकिन सत्ता, और सत्ता में जो गांधी के जो पिछलग्गू थे, वे तो इसके इनके पक्ष में कभी नहीं थे, कदापि नहीं थे। और यही कारण था कि नाथूराम गोडसे को बहुत दूर तक इस बारे में एक आभास था कि अब उसका जीवन सामान्य नहीं होने वाला है। उसका ही क्यों, नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, इन सबों का जीवन सामान्य नहीं रहने वाला है। इसलिए इन हमारे पीछे जो परिवार हैं, वो कम से कम आर्थिक रूप से उनको थोड़ी सहायता मिल जाए कि उनकी जो
यंत्रणा है, उनकी जो सफ़रिंग है वो कुछ कम हो सके। इस नाते गोडसे ने अपने तरफ से जो कर्तव्य हो सकता था वो किया। वो 13 जनवरी को कर दिया और उसके बाद अगली चिंता थी कि हमें अब हथियार कैसे लाने हैं। हथियारों का जुटाना और फिर 13 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक इनका जो शेड्यूल था, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये जो 7 दिनों का 1 सप्ताह का 1 सप्ताह लगभग 7 दिन नहीं बल्कि 7 सालों की तरह वो दौड़-भाग वाला दिन था। अभी पुणे में हैं, फिर बॉम्बे में हैं, फिर बॉम्बे से पुणे आ रहे हैं, फिर यहाँ जा रहे हैं, फिर वहाँ जा रहे हैं, फिर दिल्ली जाना, यहाँ ठहरना, वहाँ ठहरना, ये टैक्सी लेना, वो टैक्सी लेना, यहाँ पैदल चलना, वहाँ पे चले जाना। एक इतना हेक्टिक आगे होने वाला है कि नाथूराम गोडसे ने अपने आप को पारिवारिक भार से मुक्त कर लिया 13 जनवरी को और उसके बाद एक बहुत ही हेक्टिक अभियान के तहत ये लोग 7 दिनों में जाने वाले थे, जिसमें दिन और रात कैसे बीतने वाली थी इसकी कोई योजना नहीं थी, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ तय था, लक्ष्य और वो लक्ष्य की तारीख। लेकिन क्या 20 तारीख को इनका लक्ष्य सिद्ध होने वाला था या नहीं? ये तो पूरा इतिहास ये पूरी दुनिया को पता है कि 20 जनवरी की तारीख 30 जनवरी की तारीख नहीं थी। यानी जिस लक्ष्य को नाथूराम गोडसे ने 20 जनवरी को लक्षित किया था, वो नियति ने उसे ठेल करके 30 जनवरी कर दिया। जो भी हो, हम बाद की कड़ियों में पूरे डिटेल में इस बात को डिस्कस करेंगे कि कैसे-कैसे करके इस अभियान में, जिसमें सिर्फ 2 लोग शामिल थे, बाद में विष्णु करकरे भी शामिल हो जाते हैं। मदन लाल पाहवा भी जो विवाह करने जा रहा था, वो भी शामिल हो जाता है, जो 1 साल की सज़ा से बच गया था, बॉम्बे में एक हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में छुट्टी पे रहने के कारण, वो कैसे इस अभियान में शामिल हो गया। गोपाल गोडसे को क्यों शामिल किया गया? गोपाल गोडसे का तो कोई प्रत्यक्ष इन लोग की गतिविधियों से लेना-देना नहीं था। ठीक है, वो अपने बड़े भाई नाथूराम गोडसे के एकदम समर्थक थे, वो हर कदम पे इनके साथ रहते थे, लेकिन कोई ऐसा सीधा ये नहीं था कि बस जो कह दिया वो करना है या कुछ बिना कुछ कहे ही इनके पीछे लगे रहना, ऐसी कोई बात नहीं थी, बस वो समर्थक थे। लेकिन कैसे गोपाल गोडसे अचानक से परिवर्तित होकर के चले आते हैं इनके साथ? अगर गोपाल गोडसे चले आते हैं तो चलिए समझ में आता है कि चलो भाई गोडसे, आप्टे, करकरे, पाहवा और गोपाल गोडसे 5 लोग। फिर इसमें 2 लोग और कैसे जुड़ जाते हैं, दिगंबर बड़के और शंकर किस्टैया। ये सारी घटनाएँ कुछ इस तरह से घटती हैं, हालाँकि ये 7 लोग प्रत्यक्ष रूप से, शारीरिक रूप से इसमें शामिल होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे और किरदार हैं जो रास्ते में मिलते चले जाते हैं और उन सबों से मिलते-जुलते हुए ये जो कहानी है वो सिर्फ 30 जनवरी लोगों को दिखता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी इतनी कॉम्प्लेक्स के साथ और एक एक इतना थ्रिलिंग एक जर्नी है, जिसे बहुत डिटेल में हम जानेंगे। जहाँ तक सवाल है गोपाल गोडसे का, तो उसकी एक छोटी-सी भूमिका मैं आपको यहाँ दे देता हूँ कि आगे हम फिर सीधे उन घटनाक्रमों में चले जाएँगे। गोपाल गोडसे दरअसल एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे और गोपाल गोडसे को कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए इसकी पोस्टिंग ईरान-इराक के इलाके में रही थी और वहाँ रहते हुए ही वहाँ से आने के बाद गोपाल गोडसे ने एक .32 अ, वाली एक पिस्टल, जो कि बेसिकली मिलिट्री पिस्टल थी, सरकारी पिस्टल थी, उसको खरीद लिया था। लेकिन उसे वो कहने का मतलब वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति था, उसे खुलेआम उसका लाइसेंस उपलब्ध नहीं था, इसलिए उसने चोरी-छुपे करके उसे अपने पुश्तैनी घर के मकान के आँगन में गाड़ रखा था, उकसान गाँव में। दरअसल नाथूराम गोडसे को ज़रूरत थी उस पिस्टल की। इस नाते जब वो गोपाल गोडसे से मिलने जाते हैं और उसकी माँग करते हैं, तो गोपाल गोडसे इस बात पे ज़िद करने लगता है, नाथूराम गोडसे के लाख समझाने के बाद, कि नहीं, नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगा और मैं अपनी पिस्टल को अपने हाथों से इस्तेमाल करूँगा। अचानक से जो व्यक्ति एकदम शांति प्रिय जीवन जी रहा है, उसकी पत्नी सिंधु है, उसकी एक 4 माह की बेटी है और एक बड़ी बेटी भी है 4 साल की। तो एक जो शांति प्रिय ढंग से पूना से 4 मील दूर किरकी नामक जगह पर एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति
शांत, अपने भाई को बहुत सम्मान और प्यार करने वाला, लेकिन भाई की गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल ना होने वाला व्यक्ति अचानक से जैसे ही उसे जानकारी मिलती है कि गांधी को मारने की योजना बन रही है, वो कहता है कि मैं आपके साथ चलूँगा। और फिर वो अप्लाई कर देता है छुट्टी के लिए कि मैं गाँव पर कृषि कार्य करने जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे 15 तारीख से अ, ये लगभग 4-5 दिनों की छुट्टी चाहिए। तो उसकी छुट्टी को नामंजूर कर देते हैं, तो इसने फिर फ्रेश एप्लीकेशन लिखा कि मुझे अब 17 तारीख से दिया जाए, तो दूसरे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो नाथूराम गोडसे छुट्टी की तो ऐसे माँग रहा था जैसे लगता था कि छुट्टी पे जाएगा, गांधी को मारेगा और आके फिर नॉर्मल लाइफ जीते हुए नौकरी कर लेगा। एक और बात थी, गोपाल गोडसे जाने के पहले, हालाँकि वो 17 तारीख को जब वो छुट्टी मिलती है तो 17 तारीख को ही उनका जाना होता है। इस बीच में बाकी चीज़ों पे हम आएँगे। नाथूराम गोडसे ने गांधी वध की बात को सिर्फ़ अपने सर्कल तक रखा था, परिवार के लोगों तक वो प्रत्यक्ष जानकारी नहीं दी थी, लेकिन गोपाल गोडसे जब वो दिल्ली जाने लगे थे, तब उन्होंने अपनी पत्नी को यानी सिंधु गोडसे को बता दिया था कि वे लोग दिल्ली किस उद्देश्य से जा रहे थे। क्योंकि स्टेशन पर जब वो छोड़ने आई थी गोपाल गोडसे को, तो उसने एक कह सकते हैं कि एक वीरांगना की तरह गोपाल गोडसे को विदा किया था कि तुम जिस काम करने के लिए जा रहे हो उसमें सफल होकर के लौटो। और अपने साथ अपनी गोद में वो 4 महीने की बेटी को भी लिए हुए थी। जो भी हो, जब गोपाल गोडसे का ये तय हो गया था तो नाथूराम ने मना नहीं किया, चलो ठीक है तुम भी आ जाना। और आने के लिए नाथूराम गोडसे ने ₹250 भी दिए कि चलो रास्ते का खर्च, ₹250 बहुत बड़ी रकम होती है। सो ₹250 दिए थे कि तुम्हें समय पे दिल्ली चले आना है, 20 से पहले चले आना है, क्योंकि 20 तारीख को हम लोग को ये प्लान एग्ज़ीक्यूट करना है। और बाकी सारी चीज़ें अब जो हैं बहुत रैपिड फायर तरीके से होने वाली थी, फटाफट होने वाली थी। तो अब सबसे पहले नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे को बॉम्बे जाना था, क्योंकि वहीं से बाकी सारी योजनाओं को ये करना था। तो मैंने जानबूझ कर के गोपाल गोडसे के एपिसोड को इसमें रखा। फिर हम आगे जो है अब 20 जनवरी के टारगेट को और गांधी मर्डर के टारगेट को लेकर के इनके जो दिल्ली जाने का अभियान है, उसको हम अगले एपिसोड में लेंगे। यानी वो पूरी प्रक्रिया जो 20 तारीख तक होने वाली है, उसे हम अगले एपिसोड में लेंगे। आज के लिए इस कड़ी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।